नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर इंद्रदमन तिवारी है और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अधिवक्ता महोदय में। लखनऊ विश्वविद्यालय के आपके LLB 3 ईयर्स कोर्स, LLB 5 ईयर्स कोर्स के सेमेस्टर एग्जाम्स को लेकर हम लोग लगातार बात करते आए हैं और अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं LLB इंटीग्रेटेड 5 ईयर डिग्री कोर्स का जो 3rd ईयर 6 सेमेस्टर का पेपर है। पेपर 5वां है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का जो दूसरा हिस्सा है वो। पहले ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 हुआ करता था, अभी ये BNSS का जो दूसरा हिस्सा है उसके बारे में हम लोग को बात करनी है। पहली यूनिट चार्ज की और ट्रायल्स की है, जिसमें आपको पढ़ना होता है चार्ज के बारे में, ट्रायल्स के बारे में। दूसरी यूनिट ट्रायल प्रोसीजर के बारे में है। तीसरी यूनिट अपील, रिवीजन और रेफरेंस के बारे में है। चौथी यूनिट है बेल, बॉन्ड्स एंड अदर मिसलेनियस प्रोविजंस के बारे में। एक बार हम लोग सिलेबस को थोड़ा सा अंदर जा करके देख लें। फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, एडिशन, अल्टरेशन एंड ज्वाइंटर ऑफ चार्जेस है सेक्शन 234 से 247 तक। ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन है सेक्शन 248 से 260 तक। ट्रायल ऑफ अ वारंट केस बाय मजिस्ट्रेट्स है सेक्शन 261 से 273 तक। ट्रायल ऑफ अ समन्स केस बाय मजिस्ट्रेट्स है सेक्शन 274 से 282 तक। समरी ट्रायल सेक्शन 283 से 88 तक है। प्ली बार्गेनिंग 289 से 300 तक है। यहाँ से आपको 2 से 3 सवाल मिलते हैं। एक तो चार्ज के बारे में मिलता है, सेपरेट चार्ज होना चाहिए, चार्ज का मतलब क्या होता है, चार्ज के एडिशन, अल्टरेशन, ज्वाइंटर को लेकर के। और दूसरा आपको कम से कम 2 ट्रायल मिलता है, सेशन ट्रायल, वारंट ट्रायल या वारंट ट्रायल, समरी ट्रायल। वारंट ट्रायल जो कि स्टार्ट होता है बाय इंस्टीट्यूशन ऑफ अ पुलिस रिपोर्ट। दूसरी यूनिट ट्रायल प्रोसीजर्स की है, जिसमें आपको ट्रायल प्रक्रिया के बारे में पढ़ना होता है कि 307 से 336, धारा 307 से 336 में जो इंक्वायरी और ट्रायल्स के दौरान एविडेंस लिए जाते हैं उनके क्या नियम कायदे हैं। जनरल प्रोविजंस एज टू इंक्वायरीज एंड ट्रायल सेक्शन 337 से लेकर के 366 तक है, जिसमें आपको इंक्वायरी से और ट्रायल से, इंक्वायरी का मतलब आप समझते होंगे, इन्वेस्टिगेशन का मतलब आप समझते होंगे, और इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में आप अंतर भी समझते होंगे। तो यहाँ पे जो काम है ये मजिस्ट्रेट कोर्ट के अंतर्गत अब हो रहा है, इसमें कोई पुलिस का योगदान नहीं है जब मैं इंक्वायरी की बात कर रहा हूँ तब। और ट्रायल्स 337 से 366 तक है। जजमेंट से आपको एक बड़ा सवाल मिल जाता है। जजमेंट का मतलब 392 से 406 तक है। जजमेंट का प्रोनाउंसमेंट का भी सवाल आता है। CPC में भी आपने जजमेंट का क्वेश्चन शायद आपके में आया था, पढ़ा आपने अगर देखा होगा पेपर तो। विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम है, शॉर्ट नोट के लिए विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम भी आपको देखना है। तीसरी यूनिट में अपील्स हैं, रिवीजन है, रेफरेंस है। CPC में भी आपने अपील देखी है और रेफरेंस देखा है, रिवीजन देखा है, रिव्यू भी देखा है। यहाँ पे रिव्यू नहीं है आपके सिलेबस में। सबमिशन ऑफ डेथ सेंटेंस फॉर कंफर्मेशन सेक्शन 407 से 412 के बीच में। अपील्स 413 से 435 के बीच में है। रेफरेंस और रिवीजन 436 से 445 के बीच में है। ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केसेस सेक्शन 446 से 452 के बीच में है। बेल, बॉन्ड्स एंड अदर मिसलेनियस प्रोविजंस के अंतर्गत प्रोविजन एज टू बेल एंड बॉन्ड्स, यहाँ से आपको एक बड़ा सवाल मिलता है। बेल का मतलब क्या होता है, बेल इन बेलेबल केसेस, बेल इन नॉन बेलेबल केसेस। एंटीसिपेटरी बेल का मतलब क्या होता है, सेक्शन 478 से 496 तक है। उसके बाद जो पनिशमेंट मिली हुई है उस पनिशमेंट के एग्जीक्यूशन को लेके, सस्पेंशन को लेके, रिमिशन को लेकर के और कम्यूटेशन को लेकर के, सेंटेंस को, पनिशमेंट नहीं, सेंटेंस को एग्जीक्यूट, सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट करने के लिए 453 से 477 के बीच में प्रोविजंस हैं। उसके बाद जैसे आपने पढ़ा है वहाँ पे CPC में लिमिटेशन एक्ट पढ़ा हुआ है, CPC के जो 4th यूनिट में पढ़ा है, वैसे ही यहाँ पे लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस मींस 513 से 519 की बात है। और आखिरी टॉपिक इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट का है। सवालों की अगर बात करें, अगर टॉपिक्स की बात करें तो आपको मैंने जैसे कहा कि चार्ज से एक बड़ा सवाल मिलता है, तो चार्ज के सवाल को लेकर के तैयार रहिएगा कि जैसे चार्ज का मतलब क्या होता है और चार्ज को डिफाइन कैसे करेंगे। एवरी डिस्टिंक्ट ऑफेंस के लिए देयर शैल बी अ सेपरेट चार्ज, इसको कैसे डिस्कस करेंगे। जैसे एक बार ये सवाल पूछा गया है कि डिफाइन चार्ज फॉर एवरी डिस्टिंक्ट ऑफेंस देयर शैल बी अ सेपरेट चार्ज एंड एवरी सच चार्ज शैल बी ट्राइड सेपरेटली। उसका विशिष्ट अपराध के लिए अलग आरोप का लिखवत भी होना चाहिए और प्रत्येक आरोप का अलग विचारण भी होना चाहिए सामान्यतया। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद एक्सेप्शन टू द बेसिक रूल, अपवादों के सहायता से सामान्य नियम की व्याख्या करनी थी। दूसरा मैंने कहा कि ट्रायल आपको मिलता ही मिलता है। प्रयास ये करिए, आगे के लिए भी आपके लिए बेहतर रहेगा, प्रयास ये करिए कि सेशन ट्रायल को जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सेशन ट्रायल के स्टेजेस में कुछ चीज़ों को काट के, कुछ चीज़ों को जोड़ करके वारंट ट्रायल, समरी ट्रायल, समन ट्रायल सब हो जाता है। लेकिन अगर आप सेशन ट्रायल अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं तो भी कम से कम वारंट ट्रायल को और समरी ट्रायल को, इन सब चीज़ों को पढ़ करके जरूर आइएगा। वारंट ट्रायल से सवाल जब पूछा जाता है तो पूछा जाता है कि व्हाट इज वारंट ट्रायल, वारंट ट्रायल का मतलब क्या होता है।
और जो प्रोसीजर है वारंट ट्रायल का ऑफ अ क्रिमिनल मैटर ऑन द बेसिस ऑफ अदर देन अ पुलिस रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट से इतर, पुलिस रिपोर्ट के अतिरिक्त आपराधिक मामलों के वारंट विचारण की जो प्रक्रिया है उसकी व्याख्या करिए और सुसंगत धाराएं बताइए। तो स्टेज वाइज आपको लिखना है कि वारंट ट्रायल कैसे शुरू होता है, कैसे ओपन होता है केस, कैसे गिल्टी प्ली कराई जाती है, कैसे उसमें चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तीसरा सवाल जो मैंने कहा जजमेंट से आपको मिलता है, जजमेंट का क्या मतलब होता है, जजमेंट के एसेंशियल कंटेंट्स क्या हैं, जो लीगल पोजीशन है डेथ सेंटेंस के मामले में, कैपिटल पनिशमेंट के मामले में जजमेंट को जोड़ करके पूछा गया है सवाल, इसलिए मैं आपसे बता रहा हूं कि मृत्युदंड के मामले में निर्णय की सुसंगत विधिक स्थिति का वर्णन कीजिए। जैसे इंग्लिश में कहें तो डिस्कस द रेलिवेंट लीगल पोजीशन ऑफ अ जजमेंट इन केस ऑफ अ डेथ सेंटेंस। क्या होगा समरी ट्रायल? मैंने कहा कि समरी ट्रायल का मतलब क्या होता है, कौन से ऐसे ऑफेंसेज हैं जो मे बी ट्राइड समरीली। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय समरी ट्रायल? क्या समझते हैं आप संक्षिप्त विचारण से? किन अपराधों का संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है? क्या द्वितीय श्रेणी का मजिस्ट्रेट समरी ट्रायल की प्रक्रिया है वो पूरी कर सकता है? मींस कैन अ मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास ट्राई अ केस समरीली। उसके बाद रिवीजन आपको कायदे से देखना है। रिवीजन ये भी समझिएगा कि रिवीजन का मतलब क्या होता है, रेफरेंस से थोड़ा अंतर कर लीजिएगा। खैर दोनों बहुत ही अलग चीजें हैं, लेकिन कई बार एवी करके टिप्पणी करने के लिए आता है या साथ में पूछ लिया जाता है, तो थोड़ा सा सुनने में जैसा लगता है, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो। रेफरेंस का क्या मतलब है, रिवीजन का क्या मतलब है, वो देख लीजिएगा। और जो रिवीजन में जो रिविजनल पावर हाई कोर्ट की हैं और क्या रिविजनल पावर सेशन कोर्ट के पास है, अगर सेशन कोर्ट के पास रिविजनल पावर्स हैं तो सेशन कोर्ट की रिविजनल पावर्स में और हाई कोर्ट की रिविजनल पावर्स में क्या अंतर है देख लीजिएगा। पुनरीक्षण से आप क्या समझते हैं, सविस्तार वर्णित कीजिए तथा उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण शक्तियों का उल्लेख कीजिए और इसका थोड़ा सा अंतर आप सेशन कोर्ट के रिविजनल पावर से कर लीजिएगा। उसके बाद आपको देखना है कि अपील का क्या मतलब है। अपील भी कभी कभी, रेफरेंस भी कभी कभी अपील जैसा लगता है। तो रेफरेंस में, अपील में, रेफरेंस में, रिवीजन में बेसिक जो अंतर है उसको आप कायदे से पढ़ करके आइएगा। जैसे एक बार सवाल पूछा गया कि व्हाट इज अपील, अपील क्या है, डिफरेंस बिटवीन अपील एंड रेफरेंस, अपील एवं निर्देश में क्या अंतर है, डिस्कस द प्रोसीजर ऑफ अपील, अपील अगेंस्ट कन्विक्शन कैसे होगी, अपील अगेंस्ट एक्विटल की जो प्रक्रिया है, दोषयुक्त एवं दोषमुक्त होने के बाद उसके विरोध में अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके आगे की क्या प्रक्रिया है, कैसे करेंगे, वो देख लीजिएगा। फिर हम लोग आते हैं बेल पे। बेल का सवाल कई बार किसी वक्तव्य के साथ, किसी स्टेटमेंट के साथ, किसी कोर्ट के साथ पूछा जाता रहा है। आप बेल क्या होता है उसको समझ लीजिएगा। बेल इन बेलेबल केसेस, बेल इन नॉन बेलेबल केसेस, दोनों में देख लीजिएगा क्या अंतर है। यहीं पर आप बेलेबल नॉन बेलेबल का अंतर भी पढ़ लीजिएगा। कहाँ दिया हुआ है बेलेबल, नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, खैर आपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ ही लिया होगा, लेकिन थोड़ा सा अंतर आपको जानते रहना है। सवाल आया है कि बेल कैन ओनली बी अ मैटर ऑफ डिस्क्रिशन इफ द ऑफेंस इज नॉन बेलेबल। अगर नॉन बेलेबल केस है तभी डिस्क्रिशन है। स्कोप ऑफ डिस्क्रिशन डिपेंड्स अपॉन वेरियस कॉन्सिडरेशंस। जमानत अजमानतीय अपराधों में केवल स्वविवेकाधिकार है। अच्छा, कभी कभी ये भी लिख करके आता है कि बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन, डिस्कस ऐसा करके। तो जमानत अजमानतीय अपराधों में स्वविवेकाधिकार के ऊपर है और स्वविवेकाधिकार के तमाम सारे आधार हैं, तमाम सारे उसके पैरामीटर हैं कि डिस्क्रिशन जज का अगर नॉन बेलेबल मामला है जिसमें सामान्यतः बेल नहीं मिलनी चाहिए, मिलती है, उसमें जो मैजिस्ट्रेट है वो उसके विवेक पर निर्भर करता है उसमें बेल देना या ना देना। तो उसका जो विवेक है, उसके पैरामीटर्स क्या हैं, उसके जो वेरियस कंसिडरेशंस क्या हैं, किन चीज़ों को कंसिडर करने के बाद नॉन बेलेबल केस में बेल देता है, इसको डिस्कस करना है। तो यहाँ पर आपको कायदे से पढ़ना है। फिर आ जाते हैं सवाल पे जो कि है प्रोविजन आपके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, BANSS में, कि वो कौन से प्रावधान हैं जो दंडादेशों के सेंटेंस के निलंबन, सस्पेंशन, परिहार, रिमिशन, लघुकरण, रिमिशन एंड कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंसेज के जो प्रावधान हैं वो क्या हैं। दंडादेशों का निलंबन, परिहार, लघुकरण, सस्पेंशन, रिमिशन एंड कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंसेज, उसके जो प्रावधान हैं वो क्या है। उसके बाद हम आगे बढ़ें तो एक तो ये पैरोल, प्रोबेशन, इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे गए हैं कि प्रोबेशन का मतलब, पैरोल का मतलब क्या है। अच्छा, एक बार ये आपसे मैक्सिम भी पूछी गई है, ये खास इसको सुनिए। पूर्व में वरी का मतलब क्या है, पूर्व में दोषी का मतलब क्या है। इसकी जो मैक्सिम है, ऑट्रे बॉयस एक्विट और ऑट्रे बॉयस कन्विक्ट, इसका मतलब क्या होता है आपके पेपर में आ चुका है। प्रोबेशन पैरोल में क्या अंतर है, और पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस, इसका मतलब क्या है। डज दिस लिमिटेशन अप्लाई टू इकोनॉमिक ऑफेंसेज ऑल्सो, क्या इकोनॉमिक ऑफेंसेज पर भी ये सब लागू होता है या नहीं, इसको भी आपको देखना है।
तो यहाँ पे आपको एक चीज़ विशेष ध्यान ये देनी है कि जब आप ये पेपर कर रहे हों तो थोड़ा सा ये याद रखें कि अब ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 नहीं है, क्योंकि बीएनएस में बहुत बार ये लोग गलती कुछ लोग गलती कर चुके हैं। और जो बीएनएस का जो पेपर हुआ उसमें लोगों ने बताया कि सेक्शंस लिखने में थोड़ी उसे चूक हो गई, थोड़ा सा जो चर्चित धाराएं हुआ करती हैं बीएनएस की, मतलब जो आईपीसी की चर्चित धाराएं हुआ करती थी, तो वो बीएनएस में गलती से उल्लेख किया। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इस बार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, कुछ छोटी छोटी चीजें हैं। डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है, एक्विटल का मतलब क्या होता है, सबका अंतर जानते रहिएगा, क्योंकि डिस्चार्ज और एक्विटल जैसी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज से जोड़ करके पूछी जाती हैं। अब जैसे आपसे मान लीजिए ट्रायल सीधे वारंट ट्रायल ना पूछा गया, सीधे पहले आपसे पूछा गया कि ट्रायल से आप क्या समझते हैं, ट्रायल का मतलब क्या है, बेल का मतलब क्या है। तो ट्रायल का मतलब क्या है, उसके बाद वारंट ट्रायल पूछा गया है। ट्रायल का मतलब क्या है, उसके बाद समरी या सेशन ट्रायल पूछा गया। तो उसकी जो परिभाषा है वो आपको कायदे से ध्यान में रखनी है। अपील का मतलब क्या है, अपील का ऑब्जेक्ट क्या है, इस प्रकार से चीजें आप थोड़ी सी देख लीजिएगा। और जो पहले विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम हुआ करता था, आपके सिलेबस में है ये, आपके सिलेबस में है विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम से याद आ रहा है। तो ये नई चीज है, विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम को लेकर के थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा कि कहाँ पर किस धारा में इसका उल्लेख है, इसका मतलब क्या है। और जो हम लोग ऑट्रिफाइस एक्टिव और ऑट्रिफाइस कन्विट की बात कर रहे थे, वहां से एक बड़ा सवाल क्या पूछा गया है, मैं आपको वो भी बता दूं, डबल जेओपार्डी से हल्का सा थोड़ा सा जुड़ करके। सवाल क्या है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ ऑट्रिफाइस एक्विट एंड ऑट्रिफाइस कन्विक्ट। ऑट्रिफाइस एक्टिव और ऑट्रिफाइस कन्विट के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। हाउ डज इट इंश्योर फेयर ट्रायल, यह निष्पक्ष विचारण को कैसे सुनिश्चित करता है। ए इज ट्राइड फॉर कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट एंड कन्विक्टेड, द पर्सन इंजर्ड आफ्टरवर्ड्स डाइज, पहले उसको ग्रीवियस हर्ट के लिए कन्विक्ट किया गया था, बाद में वो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ए इज प्लेस्ड फॉर ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन अंडर सेक्शन 304 ऑफ आईपीसी, कैन द ट्रायल वैलिडिटी प्रोसीड इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 300 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। ये उस समय क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 था, इसलिए मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ। लेकिन आपके सिलेबस में जहां पर भी वो डबल जेओपार्डी का सिद्धांत है कि अगर किसी एक अपराध में आपका विचारण हो चुका है, आपको सेंटेंस हो चुका, आप बरी हो चुके हैं या आप सजा काट चुके हैं, तो क्या दोबारा उसमें ट्रायल हो सकता है। इसी को इलस्ट्रेशन को अगर हम हिंदी में पढ़ें तो लिखा हुआ है कि घोर उपहत्या कारित करने के लिए का विचारण किया जा रहा है, दोषसिद्ध किया जाता है, छत व्यक्ति पश्चात में मर जाता है। मीन्स आपने किसी को ग्रीवियस हर्ट कॉज किया, आप ग्रीवियस हर्ट के लिए आपका सब प्रक्रिया पूरी हुई, उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, अब आपके ऊपर मुकदमा दूसरा चल रहा है, तो क्या ये माना जाएगा कि आप उस अपराध की सजा आप एक बार पा चुके हैं, अब आगे कुछ नहीं होना चाहिए। तो इस ऐसी स्थिति में ये जो ऑट्रिफाइस एक्टिव है और ऑट्रिफाइस एक्विट है और ऑट्रिफाइस कन्विक्ट है, इसका क्या मतलब है, इसको आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो मुझे लगता है कि इतनी चीजें आपके लिए बेहतर होंगी। थोड़ा सा चार्ज की डेफिनेशन क्या है, जो भी सवाल आपको मिलने वाले हैं, चार्ज की डेफिनेशन, बेल की डेफिनेशन क्या है, ट्रायल की डेफिनेशन क्या है, पैरोल का मतलब क्या है, प्रोविजन का मतलब क्या है, इस प्रकार से थोड़ा सा तैयार होकर के आइएगा। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपको आपके इस पेपर के लिए। एलएलबी 6 सेमेस्टर का जो आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का बीएनएसएस का जो आपका दूसरा हिस्सा था, और अगर आपका कुछ पेपर बचा होगा तो उसकी वीडियो को लेकर के मैं जल्दी उपस्थित हो जाऊंगा। अन्यथा आप सभी जुड़े रहिए, अगले सेमेस्टर में फिर मुलाकात करते हैं। धन्यवाद, प्रणाम।